नमस्कार। हम लोग बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर सोशियोलॉजी इंट्रोड्यूसिंग सब सोशियोलॉजी पर चर्चा कर रहे थे पिछले लेक्चर में। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम महानगर पर चर्चा करेंगे। महानगर किसे कहते हैं, जिसे कि हम आप लोग मेट्रोपोलिस नाम से भी जानते हैं। मेट्रोपोलिस शहर की जब आप कल्पना करते हैं तो एकदम ध्यान आता है कि बहुत बड़ा है, बहुत क्राउडेड है, तरह तरह के संसाधन हैं उसमें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है और डिफरेंट तरह के लोग एक साथ रह रहे हैं और ट्रेड और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत हाई टेक है। तो इस तरह का एक स्वरूप हमारे दिमाग में आता है। पर एग्जैक्टली महानगर या मेट्रोपोलिस शब्द कहाँ से आया? मेट्रोपोलिस शब्द का उपयोग सबसे पहले ग्रीक लिटरेचर में शुरू हुआ। ग्रीक सभ्यता के समय भी कई जो नगर थे, जो सिटीज़ थे, वो राजनीतिक और आर्थिक कारणों से विशाल रूप लेने लगे और उनमें नागरिक जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए और उसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली चलाने के लिए विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता की ज़रूरत महसूस की गई। उनमें राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक आधार पर एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए उन्हें मेट्रोपोलिस शब्द से संबोधित किया जाने लगा। राजनीतिक आधार पर इसे इस तरह व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया गया जिससे जनसंख्या के विभिन्नताओं के बाद भी उसमें ऊंचे स्तर के राष्ट्रवाद को विकसित किया जा सके। मतलब वो बहुत तरह की जनसंख्या या डिफरेंट टाइप के लोग होने के बाद भी उसमें एक हाई लेवल के नेशनलिज्म का फीलिंग को डेवलप किया जा सके। नगरीय सभ्यता के विकास में महानगर को केवल जनसंख्या के आधार पर ही हम परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे 1800 तक अमेरिका और यूरोप तथा भारत के कोई भी ऐसा नगर नहीं मिलता है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। उस समय 1800 तक सिर्फ लंदन ही विश्व का एकमात्र बड़ा शहर था जिसकी जनसंख्या 9.5 लाख थी, जबकि फ्रांस की राजधानी पेरिस की जनसंख्या भी उस समय 1800 में 5 लाख ही थी। इन नगरों को महानगर मानकर इनके विकास को, इनके डेवलपमेंट और इनकी प्लानिंग पर विशेष ध्यान देना आरंभ हो गया कि फ्यूचर को देखते हुए कि फ्यूचर एक्सपेंशन कितना होगा, उसके आधार पर इनका नियोजन यानी प्लानिंग, टाउन प्लानिंग पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया। जहाँ तक हम भारत के बारे में देखें तो यहाँ पर ईसा पूर्व से ही बड़े बड़े साम्राज्यों के कई ऐसे महानगर थे जो ट्रेड, पॉलिटिक्स और सैनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे। जैसे उस समय हस्तिनापुर जो अब दिल्ली है, पाटलिपुत्र, पटना, तक्षशिला, काशी, मगध, उज्जैन, कन्नौज, मालवा, ये पुराने टाइम की राजधानियां रहीं और बहुत ही महत्वपूर्ण नगर थे। मुगल काल में भी जो महत्वपूर्ण नगर विभिन्न सम्राटों, मुगल शासकों तथा नवाबों के अधिकार में थे, तो उस समय भी कई नगर डेवलप हुए जिसमें दिल्ली, कलकत्ता, आगरा, लखनऊ, जयपुर, विजयनगर आदि सिटीज़ को हम ले सकते हैं। 19वीं सदी में जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो उसका जो रिजल्ट निकला वो था कि नगरों में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। मतलब जो नगर थे वो एक्सपांशन होने लगा और वो मेट्रोपोलिस में धीरे धीरे कई से शहर बदलने लगे। बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इन नगरों में परिवहन के साधनों को विकसित करने के लिए यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी बहुत ध्यान दिया गया। जैसे कि लंदन में वहाँ की मेट्रो सर्विसेज जो कि अंडरग्राउंड भी हो गई, मतलब बनाई गई एक आज से 100 साल पहले। और 19वीं सदी में सबसे पहले एक ऐसी नगरीय सभ्यता विकसित होनी शुरू हो गई जिसे हम
महानगरीय सभ्यता और संस्कृति कह सकते हैं। धीरे धीरे 1900 तक लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शिकागो, बर्लिन, मॉस्को, फिलाडेल्फिया, सेंट पीटर्सबर्ग, टोक्यो, मुंबई और कोलकाता विश्व के बड़े नगरों में से बन गए थे कि जिनकी जनसंख्या 10 लाख से 30 लाख के बीच पहुंच गई। 1930 तक विश्व के विभिन्न देशों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 127 हो गई थी, जिन्हें महानगर यानी मेट्रोपोलिस के नाम से जाना गया। स्वतंत्रता के समय भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर मुख्य रूप से 4 ही थे, जिसमें बम्बई, कोलकाता, मद्रास जिसे हम चेन्नई कहते हैं और दिल्ली था। अब और वर्तमान टाइम में महानगर के साथ साथ विराट नगर जिसे मेगापोलिस और वैश्विक नगर यानी ग्लोबल सिटी का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो रहा है। महानगर की अगर हम सोचें कि ये एक लिमिटेड एक कंसेप्ट के रूप में देखें तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। हम इसको किसी परिभाषा में ऐसा नहीं मान सकते। फिर भी बर्गेल ने किसी नगर के केंद्रीय महत्व के आधार पर कहा, महानगर शब्द का प्रयोग एक बड़े क्षेत्र में स्थित केंद्रीय नगर को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, जो आकार में बड़ा होने के साथ साथ ही अनेक नगरीय बस्तियों से घिरा रहता है। और यानी कि वो एक सिटी है जिसके आसपास भी छोटे छोटे नगर हैं और वो एक मुख्य केंद्र बना रहता है। दूसरा जो कंसेप्ट है वो जनसंख्या, आवासीय विशेषताओं और व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित है। इस आधार पर महानगर का तात्पर्य उस नगर से जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो और जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में कम से कम 2000 व्यक्ति निवास करते हों। आवासीय आधार पर महानगर की जनसंख्या 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित होती है। नगर के मध्य भाग में व्यापारी, मतलब एक सिटी को भी हम 3 पार्ट्स में बांट देते हैं। जो उसका सेंट्रल सिटी एरिया जिसमें व्यापारी और मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, जबकि नगर से लगे हुए बाहरी और खुले एरियाज में उच्च वर्ग के लोग निवास करते हैं। और नगर की बाहरी सीमाओं से लगे हुए अविकसित क्षेत्रों में श्रमिकों और शारीरिक श्रम से संबंधित निर्धन लोगों की बस्तियां या झुग्गी झोपड़ियां होती हैं। ऐसे नगर व्यापार और वाणिज्य का केंद्र होते हैं और चारों ओर नगरों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कई बार ऐसे नगर जिसके आसपास के छोटे मेट्रोपोलिस के आसपास कई ऐसे छोटे जो शहर हैं उन्हें कई बार उनके लिए महानगरों को एक सब सिटीज कहा जाता है कि ये लोग जो आसपास के छोटे नगर हैं उन्हें चूस लेते हैं उनके संसाधनों। जैसे आपका यहाँ दिल्ली है तो दिल्ली के जितने आसपास के शहर हैं यहाँ से लोग जाते हैं, यहाँ पर जो चीज़ें उग रही हैं, सब्जियाँ उग रही हैं, हर चीज़ वो आप मेट्रोपोलिटन सिटी के हिसाब से वहाँ बेचने खरीदने के हिसाब से आप बेचते हो। तो इन्हें सब सिटीज़ भी कई बार संबोधित किया जाता है क्योंकि वो सारे जो रिसोर्सेज हैं, इवन नेचुरल रिसोर्सेज, पानी, बिजली, इन सब की भी वहाँ सुविधाएं कंसंट्रेट हो जाती हैं एजुकेशन से संबंधित। तो आसपास के नगर एक तरह से उन्हीं पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो इन्हें एक तरह का सब सिटीज़ भी कहा जाता है। तीसरा दृष्टिकोण महानगर के प्रक्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, जो आर्थिक, प्रशासनिक, नागरिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में व्यक्तियों को अधिक उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराता है। अधिक जनसंख्या के कारण नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग, परिवहन के उत्तम साधन, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आदि सुविधाओं की सेवाओं की उपलब्धता महानगर की हम की मुख्य विशेषताएं कह सकते हैं। और इसकी विशेषता है कि जो आसपास के नगर हैं वो लोग महानगर में आकर माइग्रेट होकर आकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होने लगते हैं। मैकेंजी ने अपनी पुस्तक द मेट्रोपॉलिटन कम्युनिटी में कहा कि महानगर वह क्षेत्र है जो उत्पादन, संचार, परिवहन,
वित्तीय व्यवस्था व्यापारिक और व्यावसायिक सेवाओं का केंद्र होता है। वर्तमान में महानगर औद्योगिकरण तथा नगरीकरण में होने वाली वृद्धि का परिणाम है। भारत में अगर हम मेट्रोपोलिस की विशेषताएं ले तो देखें तो 1951 की जनसंख्या में या सेंसस में यहाँ केवल बम्बई, कोलकाता, मद्रास, दिल्ली और बेंगलुरु की जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। 1971 की सेंसस में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या 11 हो गई। 71 से 2011 के बीच 40 वर्षों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या 46 है। इसमें 14 ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। इसमें 5 नगर बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद वे नगर है जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। बॉम्बे और दिल्ली की जनसंख्या 1911 की सेंसस के हिसाब से 1 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है, जो कि अब करीब 1.5 करोड़ के आसपास है। जिन नगरों की संख्या 50 लाख से अधिक होती है उनकी प्रकृति महानगर से ऊपर उठकर वैश्विक नगर के समान होती जा रही है। एक विशेष तथ्य यह है कि 2011 की जनगणना में गुवाहाटी, चंडीगढ़, शोलापुर, धारवाड़, बरेली, मुरादाबाद, मैसूर, गुड़गांव, अलीगढ़, जालंधर आदि ऐसे नगर पाए गए जिसमें नगरीय जनसंख्या की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के आधार पर इन नगरों की जनसंख्या भी 10 लाख से अधिक हो चुकी है। तो ये तो हुआ कि भारत में किस तरह से महानगरों या मेट्रोपोलिस सिटीज का अब एक्सपेंशन हो रहा है। हम लोग आज इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।